हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गैस 1:30 बज चुका है, ठीक है। और 1:30 बजे दिन में डेली आप लोग क्या लगाते हो? आप लोग लगाते हो एक सेट, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर इस नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन देखो, ये यूट्यूब पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका जाता है। तो मैं बार बार आपको टाइम बता दे रहा हूं कि आप लोगों को इस वक्त आके चैनल पे देख लेना है वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है। 1:30 में आपको डेली चेक कर लेना है। अगर आया हुआ है तो आपका क्लास चलता रहेगा। जनरली आपका क्लास जो है वो चलता ही रहेगा। किसी दिन अगर नहीं क्लास ले पाता हूँ तो अलग बात है, ठीक है। तो आप सभी आके चेक कर लिया करो, इंतजार मत करो नोटिफिकेशन का, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सभी सामाजिक सुधारों का विरोध करना था? तो आपको एक उस संगठन का नाम बताना है जिसने ब्रह्म समाज का भरपूर विरोध किया था। और सिर्फ ब्रह्म समाज का ही नहीं, जितने भी समाज सुधारक कार्य हो रहे थे उन सभी का उसने विरोध किया। तो वो कौन सा संगठन था? तो वो संगठन था धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा, ये इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। क्या नाम था इनके संस्थापक का? राधाकांत देव, ठीक है। 1829 में इसका गठन हुआ था, और इसका काम था जो भी चीज सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए हो रहे हैं उसका विरोध करना। क्योंकि ये इसने अपना नाम रखा था धर्म सभा, तो इनका ये कहना था कि सोसाइटी में अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो धर्म के खिलाफ है, ठीक है। तो वो लोग धर्म का पालन कर रहे थे। तो सोसाइटी में अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो आपका सही आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जल्दी बताओ। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। किसका हुआ था? ये हुआ था राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय का जो डेथ हुआ था, कब हुआ था? 1833 में। 1833 में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका मृत्यु यहाँ पे नहीं हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह पे, ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था। मेनिंजाइटिस बीमारी से ये ग्रसित थे, उसी के कारण इनका मृत्यु वहाँ पे हुआ था। ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, ठीक है। और इनका अगर जन्म का मैं बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। और डेट का अगर बात करूं तो 22 मई को, ठीक है। 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ की गई थी? ये की गई थी रिसरा में। कहाँ की गई थी? रिसरा, ये वेस्ट बंगाल का एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर पहला पटसन मिल लगाया गया था। और ईयर का अगर मैं बात करूँ तो ईयर है आपका 1855। कौन सा है? 1855, जिसमें पहला पटसन मिल वेस्ट बंगाल में लगाया गया था, रिसरा नामक जगह पे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, जहांगीर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको डिसाइड करना है कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। दूसरा है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम, ये राज या राज्य आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह जहांगीर का कथन था। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये जहांगीर का स्टेटमेंट था। आपको ये बताना है सही है या गलत है। दूसरा क्या है? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल जहांगीर था। तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। अब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा सही आंसर? आपका सही आंसर है 1, 2 और 3, ठीक है। जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, मैंने अपना राज्य जो है अपनी प्यारी बेगम के हाथों में सौंप दिया था, एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जहांगीर ने ही कहा था। और वो प्यारी बेगम कौन थी? आप सभी जान रहे हो, नूरजहां, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला मुगल जहांगीर था। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम
टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। टॉमस रो को नहीं, सर्वप्रथम हॉकिंस को भेजा था। ठीक है, हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में ये आया। 1608 ईस्वी में ये आया और 1609 ईस्वी में ये दरबार में पहुंचा था। ठीक है, और टॉमस रो का अगर बात करेंगे, टॉमस रो ये शायद 1615 ईस्वी में पहुंचा था जहांगीर के पास। तो सबसे पहले कौन हुआ? हॉकिंस। ठीक है, तो आपका सही स्टेटमेंट 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने मवेशियों पर कर लगाया था? जो भी 4 शासक दिए हुए हैं, इसमें से किसने मवेशियों पर कर लगाया था? मवेशियों पर कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी जिस वक्त शासन में था उस वक्त मेवाड़ का शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी जिस वक्त शासन में था उस वक्त मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था मेवाड़ का शासक? राणा रतन सिंह थे उस वक्त मेवाड़ के शासक। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसको उग्रसेन के उपनाम से जाना जाता है? निम्न शासकों में से किसको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। उग्रसेन किसका उपाधि था? तो उग्रसेन महापद्मानंद का उपाधि था। ठीक है, उग्रसेन का मतलब क्या हुआ? ये हुआ भयानक सेना का स्वामी। ठीक है, उग्रसेन, उग्र। ठीक है, किसको कहा जाता था? महापद्मानंद को। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जल्दी बताओ। तो कल्पसूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? कितना है? ये आपका 29-33। ठीक है, इसको इसी तरह से आप याद रखो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। कितना है? 2933, 29-33। ठीक है, 29-33 आपको ध्यान रखना है, ये पूरब से पश्चिम है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता तो कितना होता? तो होता 32-14। ठीक है, 32-14 है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है 29-33। तो आपका सही आंसर 29-33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, भारत से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ो सारा स्टेटमेंट। पहला क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग डिसाइड करो। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, वहीं दक्षिणी बिंदु सरक्रीक है। तीसरा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। और चौथा, भारत में न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है वह सिक्किम है। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से आपको बताना है। तो क्या होगा आपका सही आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, रेस्ट ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो तीनों स्टेटमेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दक्षिणी बिंदु सरक्रीक नहीं है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सरक्रीक जो है यह सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। बांग्लादेश के साथ इसका सबसे लंबी सीमा है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा है, भारत में न्यूनतम वन आच्छादित राज्य सिक्किम है, तो ये गलत है। सबसे कम जो वन है वह आपके हरियाणा में है। ठीक है, ना कि सिक्किम में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? जल्दी बताओ। अगर आप एक प्राइवेट बैंक स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 500 करोड़। कितना होना चाहिए? 500 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, संवैधानिक अनुच्छेद से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब तो बहुत सारे बच्चों का सर भारी हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद में आपका हाथ पहले से तंग रहता है, उसमें से इतना अनुच्छेद एक साथ। चलो देखते हैं क्या है। पहला है, अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह ठीक है वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगे।
और चौथा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 53 में जो राष्ट्रपति हैं उनका एग्जीक्यूटिव पावर का डिटेल आपको मिलता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 124 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया, ये गलत है। 124 में चुनाव आयोग नहीं है, 124 में क्या है, जल्दी से कमेंट करो क्या है, 124 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग है 324, ये आपको याद रखना है। देखो अनुच्छेद थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जरूर लगता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर याद रखो। और तीसरा स्टेटमेंट ये है 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियों के बारे में डिटेल आपको मिलता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है, 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका जो केवल 2 है वह गलत स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध का स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो गया, देख लेना इसको। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है। अच्छा, इन चारों में से कौन सा बुक ऑस्टिन के साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन सा बुक है वो बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अब याद रखना लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इस तरह का एक बुक एडम स्मिथ के द्वारा भी लिखा गया है, ठीक है, और एक बुक ऑस्टिन के द्वारा भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है उस प्राकृतिक आपदा को क्या कहा जाता है जिसमें गहरे झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक विस्फोट होता है, जल्दी बताओ इसको क्या कहा जाता है, ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को लिमिनिक विस्फोट कहा जाता है। क्या होता है लिमिनिक विस्फोट में, तो लिमिनिक विस्फोट में एक तरह का आप इसको प्राकृतिक आपदा बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें गहरे झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक विस्फोट होता है, ठीक है, याद रखना यह है लिमिनिक विस्फोट। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, ठीक है, कहाँ स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को पेश किया है, वो कौन सा है। आपको उस संवैधानिक संशोधन का नाम बताना है जिसके तहत इसमें इस तरह का फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का दुरुपयोग ना हो। तो आपको ये बताना है ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था। ये था 44वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जो 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा कौन मारा गया था, कौन मारा गया था, अफजल खां मारा गया था। और ये अफजल खां कौन था, तो आपको पता है बीजापुर के उस वक्त जो सुल्तान थे वो थे आदिल शाह, ठीक है, तो ये अफजल खां आदिल शाह के आप बोल सकते हो सेवा में था उस वक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, तो वह आपका पॉलीएथिलीन। कौन सा है, पॉलीएथिलीन। और इसका हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज देखते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो कैरी बैग्स वगैरह होता है, ठीक है, जो ग्रोसरी कैरी बैग्स वगैरह होता है, ये सब इसी से बनाया जाता है और इसी से बुलेट प्रूफ सामग्री भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। किसने इसका निर्माण किया था, किसने निर्माण किया था, गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित पास को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पाल घाट, ठीक है। और पाल घाट जो है वह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग एक विरासत में मिला विकार है जिसमें शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा जमा हो जाती है। विल्सन रोग में आपके शरीर में किस चीज का डिपोजिशन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है,
कौन सा चीज़ है वो है तांबा। ठीक है, तांबा यानी कॉपर, ये लीवर, ब्रेन, इन सब जगहों पे जमा हो जाता है और इसी को हम लोग विल्सन रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दिल्ली मेट्रो का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखो यहाँ पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, आंसर आपका बदल जाएगा। अगर निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 1998 में। ठीक है, अच्छा इसका निर्माण किसने किया है? तो ये क्या है, डीएमआरसी के द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। अब अगर आपसे पूछा जाता है डीएमआरसी का निर्माण गठन कब हुआ था डीएमआरसी का, तो ये हुआ था 1995 में। ठीक है, तो आपको कई बार दिल्ली मेट्रो का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये 1995 भी दिया रहेगा। ठीक है, अगर 1998 आंसर ना हो तो आप 1995 मार सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क इसका चालू हुआ था 1998 में। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको वो देखना है। ठीक है, और कब से इसका परिचालन चालू हो गया, तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये होगा 2002। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का आंसर अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 टेबल दिया हुआ है, इन दोनों को आपको मैच करना है। जल्दी से सबको मैच करो और बताओ सही आंसर क्या होगा। क्या होगा आपका सही आंसर? तो सबसे पहले आपका यूरेनियम का समस्थानिक, तो इन सब में से यूरेनियम का समस्थानिक का यूज क्या है ये आपको ये बताना है। तो इसका यूज क्या है जल्दी बताओ। तो यहाँ से अगर यूरेनियम का समस्थानिक का हम लोग बात करेंगे तो इसका यूज जो होता है वो नाभिकीय ईंधन की तरह होता है। दूसरा आपका कोबाल्ट का समस्थानिक, इसका यूज अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कैंसर के इलाज में कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन के समस्थानिक किसके इलाज में कर सकते हैं? आयोडीन का समस्थानिक हम लोग घेंगा के इलाज में कर सकते हैं। और इसके बाद है रेडियम का समस्थानिक, तो इसका द्वितीय कैंसर का इलाज के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? अगर टोटल जनसंख्या में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उससे आप भाग दे देते हो तो आपको क्या मिलेगा? आसान सा क्वेश्चन है, क्या मिलेगा? आपको कृषि घनत्व मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको पैम्पास कहा जाता है। ठीक है, स्पेशली ये पैम्पास कहाँ पाया जाता है? आपके अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है, इन सारे जगहों का नाम डाल के आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिम्ब में प्रवेश से पहले शुक्राणु के पूर्व निषेचन प्रक्रिया चरण को क्या कहा जाता है? डिम्ब में प्रवेश से पहले शुक्राणु के पूर्व निषेचन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्षमतायन। क्या कहा जाता है? क्षमतायन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, किसने किया था? ये क्या गया था? नानाजी देशमुख के द्वारा। किसके द्वारा? नानाजी देशमुख के द्वारा सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की गई थी 1910 में। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था? जल्दी बताओ, कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा गया था बिंदुसार के द्वारा विद्रोहियों को कुचलने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता हस्तांतरित किया गया था? सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता हस्तांतरित किया गया था किस गवर्नर के समय में? किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में इसको हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको नीले पानी की नीति आप बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। तो किसने अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो जो भी 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन सा राजवंश हुआ था? ये था गुप्त राजवंश। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो स्कंदगुप्त ऐसा शासक हुआ जिसके टाइम में सबसे अधिक हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? इन चारों में से आपको बताना है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते थे। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1934 में इसका गठन हुआ था और इसको डिसॉल्व कब कर दिया गया था? 1948 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी का कौन सा ऐसा रचना है जिसने उनको हेल्प किया राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित होने में? तो यह है रेणुका। ठीक है, ये शुरुआती दौर का उनका जो कृतियां था उसी में से एक ये भी है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? किस युग के? तो ये मध्यकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, 21वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2019 पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कारों में? जल्दी बताओ किसको सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आदि गोदरेज को। किसको किया गया था? आदि गोदरेज को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के हिस्से के रूप में भारत के लिए बच्चों के एक नए संरक्षण कोष का अनावरण किया है। उनके द्वारा दान किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये बताओ किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये 2007 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है जो 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है? तो कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है? वह है प्राणस। ठीक है, प्राणस एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पर भारत काम कर रहा है और 200 किलोमीटर की दूरी पर यह लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2019 लॉन्च किया? आपको ये बताना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। जल्दी बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी अगली जनगणना में पहली बार एलजीबीटी लोगों की गिनती करेगा, जो एक ऐसा कदम है जो यौन अल्पसंख्यकों को शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं तक बेहतर पहुंच दिलाने में मदद करेगा? यानी ये देश जो है वह एलजीबीटी लोगों का भी अलग से जनगणना करेगा और उनका रिकॉर्ड रखेगा। अब ये हेल्प कहाँ करेगा? ये हेल्प करेगा जो हमारे समाज के यौन अल्पसंख्यक हैं, यानी ऐसे लोग जो थोड़े से अलग हैं। जैसे एलजीबीटी में आप समझ ही रहे हो कौन कौन आते हैं, तो इनको भी शिक्षित किया जाए और इनके लिए अलग से प्रावधान लाया जाए। तो ऐसा किस देश ने किया है? ये किया गया नेपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है? अटल भूजल योजना किसकी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है? यह विश्व बैंक जिसके हेल्प से अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक हेलमेट विकसित किया है जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है? तो आपको यह बताना है ये हेलमेट किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? अनूप मिश्रा के द्वारा। अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट विकसित किया है जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट का भी जो असर है वह रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन है? अभी ये है फिलिप बार्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 अंकों का एक अनूठा नंबर आवंटित किया जाएगा? आपको बताना है इस प्रोग्राम का नाम क्या है। इसका नाम है ऑपरेशन नकेल। ठीक है, क्या है ऑपरेशन नकेल? तो ये ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं सबका पहचान
को सबके पहचान को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको एक 4 नंबर का कोड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया? जल्दी बताओ कौन सा देश है? तो ये देश है भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के डैश और अगरतला के बीच रेलवे लाइन सितंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी। तो एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है अगरतला और एक जगह है बांग्लादेश का वहाँ के बीच, तो वो जगह है अखौरा। ठीक है, बांग्लादेश के अखौरा और अगरतला के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है और 2021 तक ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक अध्ययन के अनुसार देश में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? और ये रिपोर्ट किसने तैयार किया है? एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। आपको ये बताना है किस राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है लापता होने वाली के कैटेगरी में। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस देश ने 27 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन, ठीक है, एक प्रोग्राम था, उसके तहत इसकी घोषणा की गई है 27 नेशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस का। ठीक है, आपको यह बताना है किस देश ने इसकी घोषणा की है। इसकी घोषणा की गई थी यूएस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिलेगा? 2020 में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसको मिला? जल्दी बताओ किसको मिला? तो ये मिला है मनोज दास को। ठीक है, इनको मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस चीज के लिए? मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो जिला है दक्षिण सलमार मनकचर। ठीक है, ये कहाँ का जिला है? ये असम का एक जिला है और इसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ओके गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।